ओके, ऑल राइट। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस लेक्चर पे। आज के लेक्चर पे हम बात करेंगे जावास्क्रिप्ट के बारे में। इससे पहले हमने ऑलरेडी लेक्चर्स बना दिए हैं एचटीएमएल और सीएसएस के बारे में, और आज हम लास्ट लेक्चर्स बना रहे हैं जावास्क्रिप्ट के बारे में, जो कि फ्रंट एंड का आखिरी कंपोनेंट है। इसके बाद हम वल्नरेबिलिटीज़ पे बात करेंगे, देन उसके बाद हम बैक एंड पे भी बात करेंगे। तो ये जावास्क्रिप्ट फ्रंट एंड का एक आखिरी कंपोनेंट है जिसका लेक्चर हम आज लेके आ रहे हैं। अगर आप लोग डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हो तो मैं रिकमेंड करूँगा आप सीक्वेंस वाइज देखो। आप जाइए, पहले हमारा पुराना वीडियो देखिए, देन उसके बाद इस वीडियो पे आइए। अगर आपको बेसिक बहुत ही अच्छे से पता है, याद है, कंप्लीट है, तो आप जावास्क्रिप्ट को डायरेक्ट देख सकते हैं। तो जावास्क्रिप्ट में हम देखेंगे जावास्क्रिप्ट यूज़ क्यों होता है, इसका कुछ एग्जांपल्स, और लास्ट में हम देखेंगे एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन कि जावास्क्रिप्ट एक्चुअली कैसे यूज़ होता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, ये एक वेबसाइट है। वेबसाइट में आपके डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। यहाँ पे एक लॉगिन पेज है और यहाँ पे एक बटन है। देखिए, HTML क्या करता है, ये वेब पेज डिज़ाइन करता है, स्ट्रक्चर डिज़ाइन करता है। CSS क्या करता है, ये जो वेब पेज है HTML, उनका लाइनिंग, लेआउट, कलर, ये सब CSS के थ्रू पॉसिबल है। CSS ये मैनेज करता है। अब जावास्क्रिप्ट क्या करता है, तो जावास्क्रिप्ट करता ये है, इसमें जो भी आपने फंक्शंस दिया हुआ है, जैसे आपने बटन दिया हुआ है, कोई बार दिया हुआ है, रीलोड का बटन दिया हुआ है ना, कुछ भी दिया हुआ है, तो उसको कंट्रोल करने का काम जावास्क्रिप्ट करता है। वो फंक्शन को रन करने का, कंट्रोल करने का टोटली जो काम है वो जावास्क्रिप्ट करता है। तो ये एक बेसिक चीज़ है जो मुझको आगे चलने से पहले आप लोग को बतानी ज़रूरी थी। आगे हम और डीप में देखेंगे जावास्क्रिप्ट इन द वेबसाइट के अंदर, वेब पेज के अंदर काम कैसे करता है। तो ये मेन हमारा जावास्क्रिप्ट का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। अभी हम नेक्स्ट सेक्शन पे मूव करते हैं। तो देखिए, जावास्क्रिप्ट को हम HTML के अंदर भी लिख सकते हैं और HTML के बाहर भी लिख सकते हैं। अब इसका मतलब क्या है, मान लीजिए यहाँ पे एक HTML डॉक्यूमेंट है, यहाँ पे हमारा HTML का कोडिंग है, यहाँ पे HTML का कोडिंग है। तो बीच में हम HTML के साथ साथ जावास्क्रिप्ट और CSS को भी लिख सकते हैं। तो जावास्क्रिप्ट को लिखने के लिए हम यहाँ पे देखिए स्क्रिप्ट, यहाँ पे हम टेक्स्ट टाइप जावास्क्रिप्ट, देन यहाँ पे हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड, देन स्क्रिप्ट टैग के थ्रू हम इसको क्लोज कर देंगे और इसको हम HTML के अंदर लिख सकते हैं। जावास्क्रिप्ट हमारा जब हम लिखते हैं तो हम स्क्रिप्ट टैग के थ्रू लिखते हैं। जैसे HTML में हम HTML के टैग्स के थ्रू लिखते हैं, वैसे ही जावास्क्रिप्ट में हम जावास्क्रिप्ट के टैग्स के थ्रू लिखते हैं। तो टैग्स ये है, देखिए यहाँ पे स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे स्लैश लगा हुआ है। स्लैश मतलब ये स्क्रिप्ट क्लोज हो रहा है और जो ऊपर का है हमारा वो ओपन हो रहा है। ये हमारा ओपनिंग स्क्रिप्ट टैग है, ये हमारा क्लोजिंग स्क्रिप्ट टैग है। देन उसके बाद हम यहाँ पे अपना स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। ये तो हो गया एक तरीका जावास्क्रिप्ट को HTML में डिफाइन करने का। देन हो गया हमारा एक और तरीका, जो कि है सेपरेट जावास्क्रिप्ट का पेज बनाकर या सेपरेट जावास्क्रिप्ट का कोडिंग कर। मान लीजिए ये HTML का पेज है, मैंने इसमें जावास्क्रिप्ट ऐड नहीं किया, मैंने और एक पेज लिया, इस पर मैंने जावास्क्रिप्ट लिख दिया, इसमें बस जावास्क्रिप्ट है, HTML कुछ भी नहीं है। ये जावास्क्रिप्ट का जो भी फाइल होगा इसको मैंने यहाँ पे लिंक कर दिया। अब लिंक करने के लिए मैं ऑब्वियसली जावास्क्रिप्ट का यूज़ करूँगा, क्योंकि जावास्क्रिप्ट का मैं स्क्रिप्ट लिंक कर रहा हूँ मेरे HTML पेज पे। तो देखिए लिंक हम ऐसे करेंगे, स्क्रिप्ट src script.js, जो भी मेरे स्क्रिप्ट का नाम होगा, देन उसका एक्सटेंशन .js। उसके बाद हम स्क्रिप्ट टैग को क्लोज कर देंगे।
तो इससे होगा क्या, HTML इस लिंक पे जाएगा, वहाँ से जावास्क्रिप्ट का जो भी कोड है वो गैदर करेगा, देन उसको रन करेगा। अब इससे दो फ़ायदे हो सकते हैं, हमारा HTML कोड मेसी होगा नहीं, और कोई भी अगर प्रॉब्लम आएंगी तो हमें अच्छे से पता चल जाएगा। अगर कोई मतलब से जावास्क्रिप्ट का प्रॉब्लम है तो हम जावा का फाइल हमारे पास डिफरेंट रहेगा, हम उस पर जाके चेक कर सकते हैं। HTML अगर हमें प्रॉब्लम दे रहा है, HTML का सेपरेट फाइल है, उस पर हम चेंज कर सकते हैं, देख सकते हैं। CSS में प्रॉब्लम आ रहा है तो CSS को भी हम देख सकते हैं, या फिर हम कुछ भी है उसमें चेंज कर सकते हैं। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। तो एक मिनट, जी ओके, तो आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा। तो देखिए, इसको बोलते हैं इनलाइन जावास्क्रिप्ट, ठीक है, इनलाइन जावास्क्रिप्ट, और इसको बोलते हैं हम एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। इनलाइन जावास्क्रिप्ट मतलब क्या, जो भी HTML के अंदर हमने कोडिंग किया हुआ है जावास्क्रिप्ट का, CSS का, उसको हम बोलते हैं इनलाइन। और एक्सटर्नल मतलब क्या, जो भी हमने एक अलग फाइल बनाकर सेव किया हुआ है, चाहे वो जावास्क्रिप्ट का फाइल हो, चाहे वो CSS का फाइल हो, अलग से हमने बनाया है, देन उसको हमने सेव कर कर अपने HTML डॉक्यूमेंट पे लिंक कर दिया है, उसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल, और इसको हम बोलेंगे इंटरनल। मोस्ट ऑफ द वेबसाइट में एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट ही यूज़ होता है, क्योंकि कोई नहीं चाहेगा कि अपना जो HTML पेज है वो काफ़ी ज़्यादा मेसी दिखे, तो सब लोग एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट ही यूज़ करते हैं। जो छोटे वेबसाइट्स हैं वो इंटरनल जावास्क्रिप्ट यूज़ करते हैं, क्योंकि उनको कोड काफ़ी ज़्यादा छोटा लिखना रहता है। बट स्टिल ये डिपेंड करता है प्रोग्रामर टू प्रोग्रामर कि वो कैसे कोड कर रहे हैं और वेबसाइट का नीड क्या है। तो आपको होपफुली ये समझ में आ गया होगा। अभी हम एक और चीज़ को थोड़ा देखेंगे, मैं ग्रीन कर लेता हूँ, ओके। तो देखिए, HTML एज़ कम्पेयर टू जावास्क्रिप्ट काफ़ी ज़्यादा आसान है। हमें वहाँ पे बस टैग्स लिखने रहते हैं, H1 H2, फिर हम अपना कंटेंट लिख सकते हैं। बट जावास्क्रिप्ट HTML से बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। अब कॉम्प्लेक्स इसलिए नहीं है कि यहाँ पे भी टैग्स यूज़ होते हैं, कॉम्प्लेक्स इसलिए है क्योंकि जावास्क्रिप्ट में से काफ़ी सारे फंक्शंस हैं जो बहुत ही डीप है, और उनको यूज़ हम कभी कभी करते हैं, या फिर उनको यूज़ करने के लिए हमें काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए होता है, या नॉलेज चाहिए होता है, आप कह सकते हैं। लास्ट के HTML के लेक्चर्स पे हमने देखा था डॉम। तो डॉम देखने के टाइम में हमने बात किया था डॉम के कुछ एलिमेंट्स, देन कुछ फंक्शंस जो कि जावास्क्रिप्ट के अंडर आते हैं, और इसी की वजह से जावास्क्रिप्ट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है एज़ कम्पेयर टू HTML और CSS। जावास्क्रिप्ट लिखने का तरीका होता है कुछ इस तरह से, स्क्रिप्ट, एंड देन यहाँ पे होगा स्क्रिप्ट टैग क्लोज। ये स्क्रिप्ट और स्क्रिप्ट टैग हमारा हो गया क्लोज। तो ऐसे हम लिखते हैं जावास्क्रिप्ट के कोड। इसके जो भी अंदर है यहाँ पे हमारा कोड होता है, और कुछ डिफरेंट फंक्शंस, प्रोग्राम्स होते हैं जो जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम लिखते हैं। इसकी वजह से जावास्क्रिप्ट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आपको लग सकता है। तो इतना डिस्कस करके हम देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट एक्चुअली में कहाँ कहाँ यूज़ होता है और क्यों यूज़ होता है। इसका हम अच्छे से एक एग्जांपल देखते हैं। देखिए, जावास्क्रिप्ट आपका डायनेमिक कंटेंट चेंज करने के लिए यूज़ होता है रियल टाइम में। अब डायनेमिक कंटेंट मतलब क्या क्या, यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए नोट्स दे के रखे हैं, आप इनको नोट कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अपडेटिंग द वेब पेज व्यू इन रियल टाइम, डायनेमिकली अपडेटिंग कंटेंट इन रियल टाइम,
accepting and processing users input and many other potential functionality। इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। तो मान लीजिए ये एक वेबसाइट है, काफ़ी बड़ा हो गया, ठीक है कोई नहीं। देन ये एक है हमारा डेटाबेस, बीच में इंटरनेट है, यहाँ पे है एक लॉगिन पेज, ये उसका बटन है। अब एक बात को नोट कीजिएगा, जैसे ही आप बटन पे क्लिक करोगे लॉगिन, आपका जो वेबसाइट है, जो HTML पेज है, वो रीलोड हो जाएगा। वो रीलोड होगा, रीलोड होने के टाइम पे आपका रिक्वेस्ट जाएगा सर्वर के पास, देन सर्वर से रिक्वेस्ट आपके पास आएगा। तो आपको पता चल जाएगा कि ठीक है, जो भी मेरा यूज़र आईडी मैंने डाल के रखा है वो वैलिड है या इनवैलिड है, जो रिस्पॉन्स आपको सर्वर देगा उसके बेसिस पे। ये हो गया नॉर्मल सिनेरियो। बट यहाँ पे जावास्क्रिप्ट क्या करता है, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट ये करता है कि आपने यहाँ पे लॉगिन तो किया, लॉगिन बटन आपने प्रेस किया, तो जावास्क्रिप्ट आपके बिहाफ पे डायरेक्ट सर्वर के पास कम्युनिकेशन बना लेगा। देन सर्वर से ये पूछेगा कि हे सर्वर, आप मुझको ये बताओ, ये जो क्रेडेंशियल्स जो है ये रॉन्ग है या राइट है। तो सर्वर इसको बोलेगा कि ठीक है ये राइट है या रॉन्ग है। अगर राइट है तो आप डायरेक्ट लॉगिन हो जाओगे, आपका पेज रीलोड नहीं होगा। या रॉन्ग है तो आपको यहाँ पे एक एरर आ जाएगा ना, कि यहाँ पे एक एरर आ गया, पेज रीलोड हुआ नहीं, यहाँ पे एक एरर आ गया कि दिस पासवर्ड इनकरेक्ट, यूज़र नेम इनकरेक्ट। तो ये है जावास्क्रिप्ट, और जावास्क्रिप्ट मॉडर्न वेब एप्लीकेशन में हाईली यूज़ होता है, चाहे वो एनिमेशन के लिए हो, चाहे वो कंट्रोल के लिए हो, चाहे वो कॉम्प्लेक्स रिक्वेस्ट रिसीव एंड प्रोसेस करने के लिए हो। जैसे अभी हमने यहाँ पे एक डायग्राम पे रिक्वेस्ट देखा, ये आप बैकग्राउंड के थ्रू, आपके ब्राउज़र के थ्रू इंटरनली जावास्क्रिप्ट से होते हुए जा रहा था। एक ये हमारा एग्जांपल हो गया। तो होपफुली इसमें आपको समझ में आ गया होगा जो जावास्क्रिप्ट है वो कितना ज़्यादा यूज़ होता है। अब इसके थोड़े से हम देख लेते हैं। हमने अभी जो टॉपिक यहाँ पे देखा था, देखिए, अपडेटिंग जावास्क्रिप्ट इज़ ऑल्सो यूज टू ऑटोमेट कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, परफॉर्म HTTP रिक्वेस्ट टू इंटरैक्ट बैकएंड कंपोनेंट्स एंड सेंड रिट्रीव डेटा। तो जैसा कि हमने एग्जांपल में देखा था, डेटा सेंड एंड रिसीव करने के लिए बैकएंड में या फिर बैकग्राउंड, आपके बैकग्राउंड में HTML जावास्क्रिप्ट को रन करता है। देन जावास्क्रिप्ट में जो भी कोडिंग है वो डायरेक्टली रन हो जाते हैं। आपका वेब पेज पूरा का पूरा रीलोड होने की ज़रूरत नहीं होता है। इसका हम एक प्रैक्टिकल कर देखते हैं तो आपको काफ़ी अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो मैं अपना प्रैक्टिकल ओपन कर लेता हूँ, 1 मिनट। देखिए यहाँ पे एक मिनट में मार्कर ऑन कर लो। ओके, देखिए यहाँ पे मैंने एक वेब पेज बनाया हुआ है और इसमें मैंने जावास्क्रिप्ट यूज़ किया हुआ है। ये एक शॉपिंग वेब पेज है, शॉपिंग साइट मान लीजिए आप। यहाँ पे आप ये आइकॉन देख रहे हैं जी। अभी जावास्क्रिप्ट नहीं होता तो अगर मैं यहाँ पे ऐड टू कार्ट पे क्लिक करता तो अभी तो ये कार्ट पे ऐड हो गया, यहाँ पे मेरा पेज लोड नहीं हुआ, रीलोड नहीं हुआ। बट यहाँ पे अगर जावास्क्रिप्ट है, जावास्क्रिप्ट हाईली यूज़ ना हुआ होता तो ये क्या होता, ये मेरा जो वेब पेज है ये पहले रीलोड होता, देन सर्वर के पास कम्युनिकेशन करता, उसके बाद सर्वर इसको रिस्पॉन्स देता, देन वो रिस्पॉन्स लेके आता। इसको हम छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ये मेरा वेब पेज है, ये हमारा बैकएंड सर्वर है। अभी जैसे ही मैंने ऐड टू कार्ट पे क्लिक किया, यहाँ पे प्रोडक्ट का हमारा जो भी इंफॉर्मेशन डिटेल्स था वो आ गया। बट जावास्क्रिप्ट अगर यूज़ ना हो रहा होता तो हमारा वेब पेज रीलोड होता, सर्वर के पास रिक्वेस्ट जाता,
देन सर्वर रिस्पॉन्स करता हमें, देन यहाँ पे शो होता। अभी इस केस में क्या हो रहा है, हमारे बिहाफ पे जावास्क्रिप्ट सर्वर को रिक्वेस्ट कर रहा है बैकएंड पे, और ये रिक्वेस्ट डायरेक्ट सर्वर के पास जा रहा है, और यहाँ से डायरेक्ट सर्वर हमें क्या कर रहा है, हमारे जावास्क्रिप्ट को रिस्पॉन्स भी दे रहा है, और ये रिस्पॉन्स हमारे यहाँ पे ब्राउज़र पे शो हो रहा है। इससे फ़ायदा क्या है, इससे फ़ायदा ये है कि हमारा वेब पेज बार बार हमें रीलोड करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये तो हमारा एक्सप्लेनेशन हो गया। अब मैं इसको डिलीट करता हूँ। इसका हम कोड भी देखेंगे और थोड़ा सा ये एप्लीकेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। 1 मिनट। ओके, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। देखिए, मैं यहाँ पे प्रोडक्ट 1 है, प्रोडक्ट 2 और प्रोडक्ट 3। जैसे ही मैं प्रोडक्ट 1 को ऐड टू कार्ट करूँगा, मेरा प्रोडक्ट 1 ऐड हो गया। प्रोडक्ट 2 को भी मैं ऐड करूँगा, वो भी ऐड हो गया। प्रोडक्ट 3 भी ऐड हो गया। और इन सब चीज़ों में आप एक बात नोट कीजिए, हमारा वेब पेज रीलोड नहीं हो रहा है। ये रीलोड क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हमारे बिहाफ पे जावास्क्रिप्ट हमें ये रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है। अभी हम इसका कोड देखते हैं। तो ये हमारा HTML का कोड है। यहाँ पे हमारा HTML है, यहाँ पे हमारा हेड है। अब देखिए, यहाँ पे हमारा बॉडी है। बॉडी में हमने एक लिस्ट बना के रखा है, और लिस्ट के अंदर हमने दिया हुआ है, लिस्ट का हमने आईडी दिया हुआ है प्रोडक्ट्स। देन कार्ट दिया हुआ है, और यहाँ पे नीचे एक दिया हुआ है स्क्रिप्ट। अब हम ये script.js के पेज पे चलते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया हुआ है। वेरिएबल मतलब मेमोरी। हमने लास्ट लेक्चर पे इसके बारे में डिस्कस किया था। अब इसके अंदर हमने प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2, प्रोडक्ट 3 दिया हुआ है आईडी के बेसिस पे, ID 1, ID 2, ID 3, जो कि हमारा यहाँ पे ये है प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2, प्रोडक्ट 3 हमने यहाँ पे दिया हुआ है। अब देखिए, प्रोडक्ट 1 को हमने क्या दिया, ID 1, प्रोडक्ट 2 को हमने क्या दिया, ID 2, प्रोडक्ट 3 को ID 3। अब यहाँ पे हमने प्राइस लिख लिया 20, 30, 25। अब यहाँ पे एक फंक्शन रन हो रहा है। अब ये फंक्शन क्या करेगा, कोई भी प्रोडक्ट को हम कितनी बार भी ऐड करेंगे तो ये फंक्शन उस प्रोडक्ट को उतनी बार हमारे HTML पे ऐड कर देगा। यहाँ पे देखिए, हमारा एक मिनट, देखिए यहाँ पे हमारा एक हमने और वेरिएबल क्रिएट किया हुआ है प्रोडक्ट लिस्ट नाम का, और इसके अंदर हमने वैल्यू क्या दिया है, document.getElementById। ये हमने डॉम मैनिपुलेशन के टाइम पे देखा था, getElementById से हम कैसे HTML को मैनिपुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे दिया क्या हुआ है, getElementById प्रोडक्ट्स। अब जैसा कि हमने देखा, हमने यहाँ पे ID का, हमने यहाँ पे जो हमारा लिस्ट है उसको हमने ID क्या दिया था, प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पे हम प्रोडक्ट को चेंज कर दें। अब यहाँ पे प्रोडक्ट लिस्ट डॉट इनर HTML में हम जो भी हमारा वैल्यू होगा वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा। इतना आप समझ गए। अब यहाँ पे हमारा और भी कोड है। यहाँ पे हमारा एक्चुअली 3 फंक्शंस, डिफरेंट फंक्शंस यहाँ पे रन हो रहा है। एक तो ये शॉपिंग कार्ट के लिए है, और 2 ये हमारा प्रोडक्ट लिस्टिंग के लिए है। अब देखिए, ये ऊपर से हम प्रोडक्ट ऐड करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा है प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट प्राइस, और जैसे ही हम बटन को क्लिक करेंगे ऐड टू कार्ट, ये बटन क्या करेगा, हमारा जो भी प्रोडक्ट था उसको कार्ट पे लेके आएगा।
देन यहाँ पे अगेन एक फंक्शन दिया हुआ है। अब इस फंक्शन पे देख लेते हैं हम क्या है। फंक्शन का नाम हमारा वेरिएबल का नाम ये है। इसके अंदर क्या है, प्रोडक्ट का जो डेटा है, उसके बाद प्रोडक्ट इक्वल्स प्रोडक्ट आईडी इक्वल्स प्रोडक्ट आईडी। तो हमारा जो भी प्रोडक्ट हो वो प्रोडक्ट आईडी के इक्वल्स होना चाहिए। मतलब कि क्या है, हमारा ये जो प्रोडक्ट है 1 2 3, ये प्रोडक्ट हमारा इस आईडी के इक्विवेलेंट होना चाहिए। प्रोडक्ट 1 इक्विवेलेंट टू प्रोडक्ट 1 का आईडी। ऐसा नहीं कि प्रोडक्ट 1 यहाँ पे प्रोडक्ट 1 लिखा है और प्रोडक्ट 1 इक्विवेलेंट है प्रोडक्ट 2 के आईडी के। अगर ऐसा करेंगे तो प्राइस में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होगा। मान लीजिए प्रोडक्ट 1 है, इसका प्राइस 20 है। अगर प्रोडक्ट 1 में हमने प्रोडक्ट 2 का आईडी दे दिया तो प्रोडक्ट 1 का जो प्राइस है वो प्रोडक्ट 2 का बन जाएगा ना, 30 इंक्रीज़ हो जाएगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे ये रिस्ट्रिक्शन लगा रखा है कि प्रोडक्ट इक्वल्स ग्रेटर प्रोडक्ट का हमारा आईडी देन इक्वल्स प्रोडक्ट आईडी। स्ट्रिक्टली हमने यहाँ पे लगा के रखा है। उसके बाद हमने यहाँ पे कंडीशंस लगा के रखा है। देखिए, गेट एलिमेंट बाय कार्ट, गेट एलिमेंट बाय लिस्ट, और यहाँ पे थोड़े बहुत जावास्क्रिप्ट है प्राइसिंग के लिए। तो ये हमारा बैकएंड नहीं, एक्चुअली ये हमारा फ्रंट एंड का एलिमेंट है जावास्क्रिप्ट। हमने ऐसे कोड किया था और इसको हमने HTML पेज पे यहाँ पे एक्सटर्नली रेफ़र किया था और इसका एंड रिज़ल्ट हमारे पास ये वेबसाइट आया, जिस पे अगर मैं प्रोडक्ट को ऐड करूँ तो वो ऐड होता जाएगा, बट मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो ये डिलीट हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का जावास्क्रिप्ट का लेक्चर। होपफुली आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। आपको पता चल गया होगा कि जावास्क्रिप्ट एक्चुअली में कितना ज़्यादा पावरफुल है। आगे आने वाले लेक्चर्स पे हम डिस्कस करेंगे जावास्क्रिप्ट के थ्रू वैलिडेशंस कैसे लगाए जाते हैं। जैसे आप अगर कोई फाइल ऐड कर रहे हो या फिर आप प्रोफाइल पिक्चर ऐड कर रहे हो, अपलोड कर रहे हो, तो वहाँ पे लिमिटेशंस या फिर वैलिडेशंस लगे रहते हैं कि आप बस JPG ही अपलोड कर सकते हो या PNG अपलोड कर सकते हो या PDF अपलोड कर सकते हो। तो वो जावास्क्रिप्ट के थ्रू कैसे किया जाता है, एंड हम अगर थोड़े एडवांस में जाएंगे अटैकिंग के टाइम पे, तो अटैकिंग के टाइम पे हम देखेंगे फ्रंट एंड के जो वैलिडेशंस है उनको बाईपास कैसे किया जाए। फ्रंट एंड वैलिडेशन मतलब जो जावास्क्रिप्ट हमें फ्रंट एंड के ऊपर वैलिडेशन लगाता है उसको हम कैसे बाईपास करें। देन अगर वेबसाइट या फिर वेब सर्वर में कुछ प्रॉब्लम होगा तो हम वल्नरेबिलिटी फाइंड कर उसको एक्सप्लॉइट भी कर सकते हैं। ये हम अपने आगे आने वाले लेक्चर्स पे डिस्कस करेंगे इन डेप्थ। तो तब तक के लिए हमारा आप वीडियोस देखते रहिए। आपको कोई कमेंट, आपको कोई डाउट है, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। देन मैंने यहाँ पे नोट्स दिया हुआ है आप लोगों के लिए। 1 मिनट, ओके। यहाँ पे मैंने नोट्स दिया हुआ है आप लोगों के लिए, आप नोट्स बना सकते हैं। अगर आपको इनका PDF चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, या तो आप मुझको ट्विटर पर मैसेज कर दीजिएगा कि मुझको नोट्स चाहिए, तो मैं इनका आपको PDF दे दूँगा, ठीक है। होपफुली आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हैं कमेंट कर। तो चलिए फिर चलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर पे, हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए बाय।